हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन और यू आर विद अस इन इंग्लिश एमटीएस क्लास। और हम आज सॉल्व कर रहे हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज हमारे पास जो सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है वो रीअरेंजमेंट का है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। हमें रीअरेंज करना है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है गुड बुक्स, ये फिक्स्ड है, इसे हमें मूव नहीं करना है। जो तीन पार्ट से पी क्यू आर, इसे हमें अरेंज करना है। ये गलत ऑर्डर में लगे हुए हैं और इसे हमें अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या है। गुड बुक्स यानी कि अच्छी किताबें, अच्छी किताबें बेहद ज़रूरी है। गुड बुक्स। मैन इन वेरियस हैव ऑलवेज हेल्प स्फेयर्स ऑफ लाइफ, यानी कि इंसान को बहुत से तरीक़ों से हैव ऑलवेज हेल्प, मदद किया है स्फेयर्स ऑफ लाइफ, यानी अलग अलग ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव में किताबों ने मदद किया है। सेंटेंस का हमारा सेंस यही है कि जो हमारी किताबें हैं उन्होंने इंसान के अलग अलग ज़िंदगी के पड़ाव में उसे काफ़ी मदद किया है और इसे हमें अरेंज करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। गुड बुक्स, मैन इन वेरियस, कोई सेंस नहीं बन रहा, तो पी तो पहले आएगा नहीं हमारा। आगे देखते हैं। गुड बुक्स हैव ऑलवेज हेल्प। अगर हम इसे ऐसे करें, गुड बुक्स हैव ऑलवेज हेल्प, हैव ऑलवेज हेल्प, अच्छी किताबों ने हमेशा मदद किया है। हैव ऑलवेज हेल्प, अब मदद किसकी की है? मदद इंसान की है। मदद अगर किसी की हुई है तो किसी की तो मदद हुई है। किसकी मदद हुई है? मैन की हुई है। हैव ऑलवेज हेल्प्ड मैन इन वेरियस स्फेयर्स ऑफ लाइफ, इन वेरियस स्फेयर्स ऑफ लाइफ, यानी कि अच्छी किताबों ने हमेशा ही हमेशा इंसान की मदद की है अलग अलग ज़िंदगी के पड़ाव में। स्फेयर्स ऑफ लाइफ यानी कि हमारे जो ज़िंदगी में अलग अलग पड़ाव आते हैं, अलग अलग मोड़ आते हैं, उनमें किताबों ने हमें बहुत मदद की है। और ये बात तो बिल्कुल सही है वैसे भी। सो हमारा जो यहाँ करेक्ट ऑर्डर बन रहा है, क्या बन रहा है? गुड बुक्स तो हमारा फिक्स्ड है। हैव ऑलवेज हेल्प्ड मैन यानी कि क्यू आ रहा है। उसके बाद मैन इन वेरियस यानी कि हमारा पी आ रहा है। और उसके बाद स्फेयर्स ऑफ लाइफ यानी कि हमारा आर आ रहा है। हमारा जो सेंटेंस है इस रीअरेंजमेंट के बाद क्या बन गया है? मीनिंगफुल बन गया है हमारा सेंटेंस। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? क्यू पी आर, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 क्यू पी आर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये एरर डिटेक्शन का है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये एरर डिटेक्शन का है। क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर यू फाइनलाइज, इससे पहले कि तुम कुछ तय करो, कुछ फैसला लो, फाइनल करो, इससे पहले कि तुम कुछ तय करो, एनी ऑफ देम सर्च। बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम, यानी कि यहाँ पे ऐसी कुछ बात हो रही है कि दो लोगों के बीच में, एनी ऑफ देम या कुछ लोगों के बीच में ऐसा कुछ हमें चुनना है, कुछ तय करना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम, यानी कि इनमें से किसी एक को भी फाइनल करने से पहले क्या करो? सर्च एंड कंपेयरिंग, यानी कि जो हमारे सेंटेंस का सेंस है वो हमें ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति वो कह रहा है कि किसी भी चीज़ में से चुनने से पहले, तय करने से पहले सर्च और कंपेयर करो, यानी कि उसे ढूंढो और उस पर कंपेयर करो, देखो कि क्या सही है क्या गलत है, तब फिर उसे फाइनलाइज करो। सो यहाँ पे एरर कहाँ है? बिफोर यू फाइनलाइज, ये करेक्ट है। एनी ऑफ देम सर्च, ये भी करेक्ट है। एंड कंपेयरिंग, अगर हमारे पास सर्च है तो यहाँ पे ये कैसे जुड़ा? प्रीपोजिशन है यहाँ, एंड से जुड़ा हुआ है। तो प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब है ये क्या होने चाहिए? ये सेम फॉर्म में होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? ये सेम फॉर्म में होने चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद जो यहाँ पे एंड आया है, इसके बाद या पहले जो हमारा वर्ब, ये जो जॉइनिंग है ना, एंड, ये हमारा जो एंड है जिसे हम, चलिए तो अब देखते हैं कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो एरर डिटेक्शन का है। वो एरर डिटेक्शन का हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन है बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम सर्च एंड कंपेयरिंग नो एरर। हमारे पास एक सेंटेंस पूरी की पूरी दी गई है जिसे पार्ट्स में तोड़ा गया है और हमें बताना है कि हमारे कौन से पार्ट में एरर है। हमारे कौन से पार्ट में एरर है? छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? हमारा बिफोर यू फाइनलाइज, फर्स्ट पार्ट हमारा बिफोर यू
बिफोर यू फाइनलाइज, और सेकंड पार्ट है एनी ऑफ देम सर्च, थर्ड पार्ट है हमारा वो है एंड कंपेयरिंग, और फोर्थ पार्ट है नो एरर। अगर हमें इसमें कोई भी एरर नहीं मिलता है तो ये हमारा क्या है, नो एरर। चलिए अब देखते हैं। अब हमारे पास बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम, यहाँ पे कॉमा है तो हमें यहाँ रुकना है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम, यानी कि बात ऐसी हो रही है, सेंटेंस का सेंस हमें ये बता रहा है कि कुछ फाइनल करना है, कुछ लोगों के बीच में से किसी एक को चुनकर, कुछ लोग हैं या कुछ चीज़ है या कोई फैसले हैं, उनमें से चुनकर कोई एक चीज़ फाइनलाइज करनी है, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि किसी में से भी चुनने से पहले, तय करने से पहले क्या करना चाहिए, सर्च एंड कंपेयर। सर्च एंड कंपेयर यानी कि ढूंढना चाहिए हमें, उस पर सर्च करना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए, एक दूसरे से देखना चाहिए कि कौन बेटर है, कौन एक दूसरे से अच्छा है, कंपेयर करना चाहिए हमें, तब फिर हमें कुछ फाइनलाइज करना चाहिए। सो हमारे पास जो पार्ट 1 है वो क्या है हमारा, बिफोर यू फाइनलाइज, इससे पहले कि तुम कुछ फाइनलाइज करो, ये पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। एनी ऑफ देम सर्च, ये भी सही है, एंड कंपेयरिंग। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एंड है, सर्च है, एंड है, एंड देन कंपेयर। ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, ये कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। हमारा जो दो पार्ट है सर्च एंड कंपेयर, ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये हमारा कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए। सो रूल हमारा ये होता है कि जब भी हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो कंजंक्शन से पहले आने वाला और कंजंक्शन के बाद आने वाला अगर वर्ब है तो वो क्या होगा, सेम फॉर्म में होगा, उसका जो फॉर्म होगा, वर्ब का हमारा फॉर्म होगा वो सेम होगा। सो यहाँ पे क्या है, सर्च है, और यहाँ पे कंपेयरिंग है, ये हमारा बेस वर्ब है और ये हमारा आईएनजी फॉर्म है। सो ये तो रॉन्ग हुआ हमारा। एनी ऑफ देम सर्च एंड कंपेयर, हमें इसे क्या करना है, बेस वर्ब में लाना है, कंपेयर करना है, हमें इसे कंपेयर करना है। बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम सर्च एंड कंपेयर। अब यहाँ पे हम सर्चिंग नहीं कर सकते, अगर यहाँ कंपेयरिंग है तो हम यहाँ सर्चिंग नहीं कर सकते, तो हमारे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कि बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम सर्चिंग एंड कंपेयरिंग, ये हमारा जो सेंटेंस के साथ है, सेंटेंस के टेंस के साथ सही नहीं है। सो हमारा क्या होगा, सर्च एंड कंपेयर, यानी कि बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम सर्च एंड कंपेयर, ना कि कंपेयरिंग। यहाँ कंपेयरिंग इसे एरर क्रिएट कर रहा है। सो हमारा एरर कौन से पार्ट में, हमारा एरर पार्ट 3 में है, जहाँ पे कंपेयरिंग की जगह कंपेयर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इंग्लिश में है वो क्या है, ये भी एक एरर डिटेक्शन है। चलिए देखते हैं कि क्या है इस बार हमारे पास। साइंटिस्ट सी द एविडेंस, साइंटिस्ट सी द एविडेंस, जो हमारे वैज्ञानिक है वो क्या देखते हैं, एविडेंस यानी सबूत देखते हैं, एविडेंस यानी कि सबूत देखते हैं, हमारे वैज्ञानिक सबूत देखते हैं ऑफ अर्ली लाइफ इन एंशिएंट रॉक्स, ऑफ अर्ली लाइफ इन एंशिएंट रॉक्स। हमारे सेंटेंस के कहने का मतलब है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो प्राचीन चट्टानों में, एंशिएंट यानी कि हमारा प्राचीन, बहुत पुराना, ओल्ड, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो प्राचीन चट्टानों में, रॉक्स में अर्ली लाइफ यानी कि पहले के जीवन के, जब आदि मानव लोग होते थे या पहले हमारे से जो पहले पीढ़ियाँ आई हैं उनके लाइफ के बारे में वो सबूत देखते हैं, उन पत्थरों से उन्हें काफ़ी जानकारी मिलती है। ये हमारे सेंटेंस का सेंस है। तो चलिए देखते हैं कि एरर कौन से पार्ट में है। साइंटिस्ट सी द एविडेंस, अगेन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हम वर्ब और सब्जेक्ट एग्रीमेंट चेक करेंगे। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों, ये प्लूरल है और प्लूरल के लिए यहाँ पे सी आया है, सो ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ कोई एरर नहीं है। अगर साइंटिस्ट होता तो सीज होता, लेकिन यहाँ साइंटिस्ट है तो यहाँ सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, ऑफ अर्ली लाइफ इन, ये भी बिल्कुल सही है। एंशिएंट रॉक्स, यहाँ गलत होने जैसा कुछ है ही नहीं। सो हमारे इस सेंटेंस में किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4, नो एरर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक फिलर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो फिलर होते हैं वो काफ़ी लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, काफ़ी कम वक्त में हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस देखना है, आगे पीछे के कुछ वर्ड्स को पॉइंट आउट करना है, उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे इस ब्लैंक में क्या आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आशीष ट्राइड टू डैश स्मोकिंग बट डिड नॉट सक्सीड। आशीष ट्राइड टू
यानी आशीष ने कोशिश की, आशीष ने कोशिश की क्या करने की कोशिश की? स्मोकिंग की, धूम्रपान की। अब इस धूम्रपान से पहले, स्मोकिंग से पहले जो ब्लैंक है इसमें कुछ आएगा। सो आशीष ने कोशिश की धूम्रपान की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब सफलता नहीं मिलने से किसका लेना देना है? उसे सफलता नहीं मिली। इस सेंटेंस का सेंस हमें ये कह रहा है कि आशीष ने धूम्रपान छोड़ने की कोशिश की होगी और उसे सफलता नहीं मिली। आशीष ने धूम्रपान छोड़ने की कोशिश की होगी लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। सो यहाँ पे जो स्मोकिंग है, धूम्रपान तो है, इसे छोड़ने के लिए यानी कि क्विट करने के लिए कोई वर्ड आएगा हमारे पास जिसका मतलब होगा कि छोड़ना, यानी धूम्रपान छोड़ना यानी क्विट करने के लिए कोई वर्ड यहाँ पे आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या वर्ड्स हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज गेट अवे, दैट इज गेट अवे, पुट आउट, गिव अप एंड डू अवे। ये सारे जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, गेट अवे एंड डू अवे, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, या फिर इसको हम गेट रिड ऑफ भी बोल सकते हैं। गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना, छुटकारा पाना भी इसका मतलब होता है। जो क्विट के लिए हमारे पास जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो क्या होगा? गिव अप, गिव अप। हमारे पास जो ये फ्रेज है, ये क्या है? फ्रेज है। गिव अप, इसका मतलब होता है क्विट करना, छोड़ना या हार मानना। गिव अप के ये सारे मतलब होते हैं। सो यहाँ पे स्मोकिंग को हम क्या कर सकते हैं? गिव अप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ब्लैंक में क्या आएगा? यहाँ हमारे ब्लैंक में जो आएगा वो होगा आशीष ट्राइड टू गिव अप स्मोकिंग बट डिड नॉट सक्सीड। आशीष ने कोशिश की कि वो स्मोकिंग छोड़ दे लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक फिलर है। फिलर है आशिना हैज इनवाइटेड सम ऑफ हर फ्रेंड्स डैश कॉफी। आशिना ने अपने कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है, किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि आशिना ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है साथ में कॉफ़ी पीने के लिए। सो फ्रेंड्स डैश कॉफ़ी, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमें जो वर्ड्स ऑप्शंस में दिए गए हैं वो है ऑन, फॉर, टू, एट। जब भी हम किसी को कुछ खाने पीने के लिए बुलाते हैं सो हम क्या करते हैं उसे, स्पेशली जब पीने के लिए बुलाते हैं तो फॉर यूज़ करते हैं। फॉर डिनर, फॉर लंच, फॉर ब्रेकफास्ट। जब भी ऐसे हम मील्स के लिए अगर हम बात करें, डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या चाय हो, कॉफ़ी हो, सो हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं? फॉर यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? फॉर होगा। यानी कि आशिना हैज़ इनवाइटेड सम ऑफ हर फ्रेंड्स फॉर कॉफ़ी। आशिना ने अपने फ्रेंड्स को कॉफ़ी के लिए बुलाया है, इनवाइट किया है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 2 फॉर होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये क्या है? यह है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि हमें साइनोनिम्स बताने हैं। अगेन मैं बता दूं कि चाहे CGL का पेपर हो, CHSL का पेपर हो या MTS का पेपर हो, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, करीब 2 साइनोनिम्स 2 एंटोनिम्स तो हमारे पास क्वेश्चन में होते ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या वर्ड गिवन है। आज हमारे पास है एम्पलीफाई। आज हमारे पास है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई के लिए हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है? 2 ऑप्शंस दैट वी आर प्रोवाइडेड विथ हर। बूस्ट हमारा पहला ऑप्शन है बूस्ट, सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है कर्टेल एंड द फोर्थ ऑप्शन इज शॉर्टन। तो चलिए देखते हैं कि इन सारे वर्ड्स के जो ऑप्शंस पे दिए गए इनका मतलब क्या होता है। हमारे पास जो शॉर्टन है, शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। कर्टेल का मतलब भी सेम होता है, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है रिड्यूस, डिक्रीज होता है। शॉर्टन, कर्टेल और कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों का मतलब रिड्यूस करना, डिक्रीज करना या कम करना होता है। और हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? बूस्ट। ये है हमारे पास बूस्ट। बूस्ट का क्या मतलब होता है? इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, एड करना, मदद करना, बूस्ट करना, बढ़ावा देना। बूस्ट करने का मतलब होता है बढ़ावा देना, हेल्प करना। और यहाँ जो एम्पलीफाई है, एम्पलीफाई का भी मतलब होता है बढ़ावा देना, इंक्रीज करना, ऐसा कुछ, ऐड करना,
जिससे कि फ़ायदा हो, कोई चीज़ में इंक्रीमेंट हो, इंक्रीज हो। सो यहाँ पे जो साइनोनिम्स हमारा एम्पलीफाई का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बूस्ट। एम्पलीफाई के लिए हमारे पास जो साइनोनिम है वो क्या है, बूस्ट। बाकी सारे वर्ड्स के भी मतलब मैंने बता दिए, कॉन्ट्रैक्ट, कर्टेल और शॉर्टन, तीनों का मतलब होता है रिड्यूस करना यानी कि कम करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी कि इस बार हमें एंटोनिम्स बताने हैं। हमारे पास क्या है, ऑपोजिट इन मीनिंग है, यानी कि हमें एंटोनिम्स बताने हैं। हमारे पास जो वर्ड गिवन है वो है हिंडर, हिंडर, हिंडर है। और ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास अरेस्ट है, एड है, चेक है एंड कर्व है। अरेस्ट, एड, चेक एंड कर्व। सो यहाँ पे जो अरेस्ट है इसका मतलब क्या होता है, गिरफ्तार होता है या फिर रोकना होता है। हमारे पास क्या होता है, रोकना, गिरफ्तार या रोकना होता है। एड का मतलब होता है हेल्प करना, बढ़ावा देना। और जो हमारे पास थर्ड वर्ड है चेक, इसका मतलब ही रोकना होता है। थर्ड वर्ड का मतलब भी रोकना होता है। और जो हमारे पास फोर्थ वर्ड है कर्व, कर्व का मतलब भी रोकना होता है, किसी पर प्रिवेंट लगाना, प्रिवेंशन लगाना, रोक लगाना, कर्व का मतलब होता है। सो हमारे पास तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब सिमिलर है, यानी कि अरेस्ट, चेक और कर्व। और हिंडर का मतलब भी क्या होता है, हमारे पास रोकना होता है। हिंडर का मतलब भी रोकना होता है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को कुछ करने से रोकते हैं, बढ़ावा देने से रोकते हैं, तो हम उसे हिंडर करते हैं। सो हिंडर के लिए जो हमारे पास एंटोनिम होगा, यानी कि विपरीत शब्द होगा, वो क्या होगा, वो होगा एड, यानी कि बढ़ावा देना। सो हमारे पास हिंडर के लिए जो एंटोनिम होगा वो होगा एड। बाकी जो तीन है अरेस्ट, चेक और कर्व, इनका मतलब सिमिलर है, ये इसके एंटोनिम्स नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 एड होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। अगेन CGL हो, CHSL हो या MTS हो, एक इडियम और एक फ्रेज तो क्वेश्चन पेपर में होते ही होते हैं। तो आज देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। आज हमारे पास एक इडियम है और इडियम है इल एट ईज, इल एट ईज। चलिए इसे लिख लेते हैं, इल एट ईज। और इसका मतलब हमें बताना है। ईज का मतलब क्या होता है, ईज का मतलब कंफर्ट होता है, कंफर्ट यानी कि आराम। इल है, यहाँ पे क्या है, इल है यानी कि कुछ इसमें बुरा होगा। जैसे हम अगर लगाए कि इल मैनर्ड लगाएं तो इल मैनर्ड हमारा क्या बन जाता है, इल मैनर्ड बन जाता है बुरे व्यवहार वाला। सो इल आ गया, यानी कि ये कंफर्ट का ऑपोजिट बना रहा है, कंफर्ट का ऑपोजिट बना रहा है। इल यहाँ पे आ गया, इल एट ईज, यानी कि कोई वैसी चीज़ जो कंफर्ट में बुरी हो, यानी कि वो आरामदायक ना हो, वो कंफर्टेबल ना हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड आएगा, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी अनकंफर्टेबल, टू बी अनकंफर्टेबल। बहुत सारे ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जिनको हमें याद ही करना पड़ता है, उनके लैंग्वेज से हम उसका मतलब नहीं निकाल सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको देखकर जिनके वर्ड मीनिंग्स को हम समझकर उसका मतलब निकाल सकते हैं। बहुत कुछ याद रखने वाली ऐसी चीज़ उसमें नहीं होती है, जैसा कि अभी हमने किया। यहाँ पे हमारे पास है इल एट ईज, ईज का मतलब होता है कंफर्ट, और अगर उसमें इल लगा हुआ है तो ये उसका एंटोनिम यानी कि उल्टा बना रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी कंफर्ट का उल्टा अनकंफर्ट। तो हमारे पास वर्ड क्या आ गया, अनकंफर्टेबल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टू बी अनकंफर्टेबल। इल एट ईज का मतलब टू बी अनकंफर्टेबल। हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है अगेन एक फ्रेज है, ये हमारे पास यहाँ पे भी एक फ्रेज है, और फ्रेज है गेट द अपर हैंड, गेट द अपर हैंड। ये जो फ्रेज है गेट द अपर हैंड, इसका मतलब हमें बताना है। एंड द ऑप्शंस दैट वी हैव आर टू रिवेंज यानी कि बदला लेना, टू स्टार्ट टू गो यानी कि शुरुआत करना, टू टेक रिस्क यानी कि रिस्क लेना, खतरों को मोल लेना, और लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या है, टू गेट एन एडवांटेज। हमारे पास क्या है, टू गेट एन एडवांटेज यानी कि किसी चीज़ का फ़ायदा मिलना, किसी चीज़ का फ़ायदा मिलना। सो देखते हैं कि फ्रेज क्या है। फ्रेज है हमारे पास गेट द अपर हैंड, गेट द अपर हैंड। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4, टू गेट एन एडवांटेज, टू गेट एन एडवांटेज। अब मैं बता दूं कि इसको याद कैसे रखेंगे। गेट द अपर हैंड
हमारे पास क्या है, गेट द अपर हैंड। मान लीजिए कि हमारे जो हाथ, जो हमने एक के ऊपर एक हाथ रख के बैठे हुए, हम एक हाथ के ऊपर एक हाथ हमने रखा है। सो अगर हमें कोई काम करना होगा तो पहले हम कौन सा हाथ उठाएंगे, जो ऊपर में हाथ होगा वही हाथ हम उठाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, उस ऊपर वाले हाथ का हमें क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, उस ऊपर वाले हाथ का हमें एडवांटेज मिल रहा है। तो ऐसे हम इस फ्रेज को याद रख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, टू गेट एन एडवांटेज। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इम्प्रूवमेंट का है, यानी कि हमें एक सेंटेंस दी गई है और इसमें हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। सो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, यह इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अटेंशन इज बेटर देन क्योर। अटेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जो हमें देख के ही पता लग रहा है कि ये एक कहावत है। क्या है कहावत, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है कि बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेटर देन क्योर। अब चूंकि ये एक फ्रेज है सो ये सही होगा, लेकिन यहाँ अटेंशन क्यों गलत हुआ। अटेंशन इज बेटर देन क्योर, हम क्योर की बात कर रहे हैं और क्योर हम करेंगे तो क्या करेंगे, किसी बीमारी किसी परेशानी को क्योर करेंगे तो उस बीमारी या परेशानी पे ध्यान देना क्योर से बेटर है या उसे बचना। प्रिवेंशन इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो ये तो फ्रेज है, तो ये सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाकी सारे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन इज बेटर देन क्योर, एग्जामिनेशन का इस फ्रेज से कोई लेना देना नहीं। क्रिएशन इज बेटर देन क्योर, क्रिएशन का क्योर से किसी चीज़ को कोई प्रॉब्लम परेशानी हो गई है उसे ख़त्म करना है, ना कि हमें उसे क्रिएट करना है। सो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि हमें जो इलाज करने से बेहतर है कि हम परहेज करें, किसी चीज़ का बचावा करें, तभी परेशानी नहीं आएगी। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हमारे पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी करीब एक या दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो पेपर में पूछा ही जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि आगे हम अपनी वीडियोस में, अपनी सीरीज़ में और ऐसे सारे वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें कि एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे एंटोनिम्स, साइनोनिम्स के जो बार बार पूछे जाते होंगे, और इडियम्स के, फ्रेजेस के और वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी हम वीडियोस लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और उन सारे वीडियोस पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। उनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा डिक्शनरी उठा के हमें नहीं पढ़नी होती। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। आज जो हमारे पास है वो है साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, यानी कि लिखने की साइंस को, लिखने के विज्ञान को और डिक्शनरी बनाने के यानी शब्दकोश बनाने के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। हमारे पास है कैलीग्राफी, हमारे पास है कैलीग्राफी। सेकंड ऑप्शन है लेक्सिकोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी हमारे पास थर्ड है और हमारे पास फोर्थ है बिब्लियोग्राफी। सो बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि जब हम कुछ नोट्स, कुछ प्रोजेक्ट वर्क या कुछ भी लिखते हैं तो उसके लिए हमने कहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं, हेल्प लिए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति खुद अपनी जीवनी अपने आप लिखता है, वो अपने हाथ से अपनी जीवनी लिखता है, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और लेक्सिकोग्राफी जो होता है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। डिक्शनरी कंपाइल करने के साइंस को हम क्या बोलते हैं, हम उसे लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी। आपको करना क्या है कि आपको कमेंट में बताना है कि जो कैलीग्राफी होता है ये किससे रिलेटेड है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैलीग्राफी का रिलेशन किससे है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज वो है स्पेलिंग मिस्टेक का। स्पेलिंग एरर है और इसे हमें चेक करना है। सो हमारे पास फर्स्ट क्या है, सफरिंग, SUFERING, SUFFERING, SUFFIRING एंड SUFIRENG। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 सफरिंग, SUFFERING। सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा। सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ, उसे हम सफरिंग कहते हैं।
सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे और महामाया सिलेक्शन के साथ जुड़े रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।